अस्सलाम वालेकुम, हम समीर रहमान और इस वीडियो में हम पॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे। पॉलीसेकेराइड एक क्लास है कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड आकर मिलते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे सेकेराइड्स या शुगर आकर मिलती हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेती हैं। तो कितनी मिलती हैं आकर, तो भाई देखें, हज़ारों की तादाद में जो है या फिर सैकड़ों की तादाद में आकर ग्लूकोज की मॉलिक्यूल या शुगर आकर मिलेगी या मोनोसेक्राइड आकर मिलेंगे और एक पॉलीसेक्राइड बना लेंगे। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि पॉलीसेक्राइड के हमारे पास जो है वो यहाँ पर तीन टाइप बताई गई हैं आपको। स्टार्च, ग्लूकोज एंड स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। तो ये तीनों टाइप को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्च को देखते हैं सबसे पहले कि स्टार्च कहाँ पाया जाता है। स्टार्च एक्चुअली रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर काम करता है। प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो क्या करता है, फूड का मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज वो अपने कन्वर्ट कर देता है स्टार्च के अंदर, और स्टार्च के अंदर कन्वर्ट करने के बाद वो स्टोर कर देता है अपने स्टोरिंग ऑर्गन के अंदर। अब स्टोरिंग ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, प्लांट की रूट हो सकती है, उसका फ्रूट हो सकता है, उसका ग्रेन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ प्लांट के पार्ट दिखाए गए बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सीरियल है, ठीक है, लेग्यूम्स, पोटैटोज और दूसरी वेजिटेबल जिनके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है। तो देखें, सीरियल्स वो होते हैं जिनके अंदर जिनके ग्रेन से हम आटा बना सकते हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, कॉर्न वगैरह। और लेग्यूम जैसे दालें हैं, इनके अंदर भी स्टार्च ज़्यादा होता है। तो और पोटैटोज़ है, पोटैटो एक ट्यूबर है और उसके अंदर भी जो है स्टार्च ज़्यादा होता है, और दूसरी वेजिटेबल्स भी हैं जिनमें स्टार्च मेनली पाया जाता है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा है कि देखें, इसमें क्या है, हमें ये पता है कि बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो आते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए एक लंबी चेन बना लेते हैं। और इस लंबी चेन ऑफ ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड की जो चेन है उसे हम स्टार्च कह रहे हैं प्लांट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर दो किस्म की ग्लूकोज की चेन बन सकती है। एक तो आपको लीनियर चेन नज़र आ रही है, अगर लीनियर चेन है तो उसे हम कहते हैं अमाइलोस। ऐसे स्टार्च को हम कहते हैं अमाइलोस। ठीक है। अगर प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज की चेन है, यानी कि जो कि स्टार्च बन रहा है, वो ब्रांच हो, मतलब मिसाल के तौर पर देखें, इससे इस ग्लूकोज से एक और ग्लूकोज आकर अटैच हो गया और ये एक ब्रांच बना रहा है। तो ये देखें, ये ब्रांच बन गई, एक ब्रांच बन गई है। तो इस तरह से क्या होगा कि ब्रांच वाली जो स्टार्च होगा, स्टार्च का स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसे स्टार्च को हम क्या कहेंगे, अमाइलोपैक्टिन कहेंगे। तो दो किस्म के हो गए, अमाइलोस और अमाइलोपैक्टिन। ये अमाइलोपैक्टिन है हमारे पास। आगे जाके मैं जो है स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूँ अमाइलोपैक्टिन और अमाइलोस का। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा, अब स्टार्च का फंक्शन क्या है। स्टार्च एक तो स्टोरिंग ऑर्गन है, लेकिन प्लांट इसको स्टोर क्यों कर रहा है, स्टोर इसलिए कर रहा है ताकि अगर जब उसको ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की तो क्या करेगा वो, तो स्टार्च निकालेगा और स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देगा। और हाइड्रोलाइज जब करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज का मतलब स्टार्च का मॉलिक्यूल जब ये तोड़ेगा तो ग्लूकोज आ जाएंगे इसके पास, अलग अलग ग्लूकोज आ जाएंगे। ठीक है। तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा, फिर उनको ऑक्सीडाइज करेगा जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर होता है। और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। अब ये एनर्जी किस लिए इस्तेमाल करेगा, ये एनर्जी जो है प्लांट सेल अपने जितने भी केमिकल रिएक्शन उसमें चल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं जिसके अंदर भाई बड़े मैक्रोमोलिक्यूल बन रहे हैं या फिर कोई और मॉलिक्यूल, कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर ये अपनी एनर्जी खर्च करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो कुछ इसकी बात कर रहा है, कुछ प्लांट स्पीशीज़ की बात कर रहा है। जैसे कि ये बता रहा है कि हम जो फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो प्लांट बेस्ड जो फूड सोर्स होता है उसके अंदर सिर्फ 12 टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर तीन यहाँ पर दी गई हैं जो कि सीरियल्स की एक एग्जांपल है। सीरियल्स मैंने आपको पहले बताया, ऐसे प्लांट स्पीशीज़ होते हैं जो कि जिनसे हम आटा निकाल सकते हैं, जैसे राइस, कॉर्न और वीट। ठीक है। अब इनमें क्या है, इनमें ग्रेन्स पाया जाता है, इनमें फ्रूट और सीड। ग्रेन्स क्या होता है, सबसे पहले आपने देखना है, ग्रेन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लांट का जिसके अंदर फ्रूट और प्लस सीड, आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फ्रूट और सीड जो है वो इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं कि आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और आप मिलाकर इसको ग्रेन कहते हैं। तो फ्रूट तो आपको कहीं भी नज़र नहीं आता, ज़्यादातर जो ग्रेन का पार्ट होता है वो सीड ने ही ऑक्यूपाई किया होता है। तो सीड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं,
3 पार्ट उसके इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है जो कि स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट होता है जहाँ पर स्टार्च मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म वो एरिया है जो कि हम ग्रेन को जब जो है क्रश करते हैं तो उसके अंदर से हमें आटा मिलता है, ठीक है। तो ये मेनली एंडोस्पर्म होता है, वो मतलब कि हम स्टार्च खा रहे होते हैं, आटे के अंदर होता है। उसके बाद जो है वो दूसरा पार्ट सी ग्रेन का जो होता है वो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है उसका, जिसके अंदर जो उसका एम्ब्रियो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है भाई सीड कोट वगैरह प्रोटेक्टिव लेयर्स वगैरह लगी हुई होती हैं, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है प्लांट का, इसके अंदर ये दिस पार्ट इज हाई इन वाइटामिन्स, इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो और वो मैंने बताया कि एंडोस्पर्म जो है वो पहले से मैंने आपको बताया कि उससे आटा बनाते हैं और आटे से फिर रोटियां वगैरह बनाते हैं, ठीक है। बाकी बचता है उसका जो सीड का जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम ब्रान कहते हैं, ठीक है। सीड कोट जो होता है वो ब्रान कहलाता है। अब ब्रान भी हमारे आटे में शामिल होता है, जो छिलका होता है इस ग्रेन का, और वो मेनली सेल्यूलोज का बना होता है। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सेल्यूलोज क्या करता है, ये ब्रान जो है ये हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास सेल्यूलेज एक एंजाइम होता है जो कि हर्बीवर्स में पाया जाता है, हमारे पास नहीं है। तो ये क्या करता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको गेस्ट आउट करने में मदद करता है, मतलब उसको बाहर निकालने में मदद करता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। यानी कि ये हमें रफेज प्रोवाइड करता है। इसको हम एक्सीलेंट रफेज के तौर पर, जिस आटे में ब्राउन इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर हमें जो है रफेज मिलता है, या फिर ये हमारी जो डाइट है उसके अंदर बल्क प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी डाइट को जो है वो आसानी के साथ जो है पास आउट होने में मदद करता है, और उसको जो है हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। अगला जो पॉलीसेकेराइड की टाइप्स हमने पढ़नी है वो है सेल्यूलोज, ठीक है। अब सेल्यूलोज में क्या है कि सेल्यूलोज एक ऐसा ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब देखिए पॉलीमर की बात हो रही है, स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है, और सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। लेकिन सेल्यूलोज मेनली जो है वो हम देखते हैं प्लांट की सेल वॉल के अंदर देखते हैं एज अ बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर पाया जाता है। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। वाइल जो हम स्टार्च पढ़ रहे थे, स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर पाया जा रहा है, इनमें फ़र्क ये है, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि अगर हम सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो है सेल्यूलोज, क्योंकि सेल वॉल जो होती है प्लांट के सेल की वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और उससे पहले हमने एक क्वेश्चन और भी डिस्कस किया था, रीजनिंग में है कि व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट शुगर, मतलब मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज शुगर की बात कर रहे हैं तो आपने बताना है फ्रक्टोज शुगर, ठीक है। फ्रक्टोज, हम हेक्सोज की जब हम बात करते हैं तो फ्रक्टोज आ जाता है उसके अंदर। तो उसके बाद अब सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलता हमें। जैसे स्टार्च के अंदर एक लीनियर स्ट्रक्चर मिलता है ग्लूकोज का, और दूसरा जो है ग्लूकोज की चेन का, और दूसरा ब्रांच स्ट्रक्चर मिलता है ग्लूकोज की चेन का। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट नो ब्रांचिंग जो है सेल्यूलोज के अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती ग्लूकोज की चेन में। दैट्स वाई इसको हम ये ग्लूकोज पॉलीमर भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए आकर मिलते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं, ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर काम करता है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजिन की। ग्लाइकोजिन भी एक टाइप है पॉलीसेकेराइड की, और उसमें क्या है कि ये भी एक रिजर्व, जिस तरह स्टार्च प्लांट के अंदर रिजर्व फूड के तौर पर मटेरियल के तौर पर काम कर रहा था, यहाँ पर ग्लाइकोजिन एनिमल्स की बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर काम करता है, इस वजह से हम इसको रिजर्व पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया में, फंजाई में, लीवर में, मसल्स के अंदर जो है क्या करता है कि स्टोर हो जाता है, स्टोर हो सकता है। अगर एनिमल की बॉडी में देखें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, वो ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होता है। पहले कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आते हैं, आपस में मिल जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसे हम ग्लाइकोजिन कहते हैं। वो ग्लाइकोजिन जाकर स्टोर हो जाता है लीवर में या मसल्स के सेल्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। देन फिर that is why we are calling it as reserve polysaccharide, ठीक है। और क्योंकि ये स्टार्च की तरह ही काम कर रहा है, स्टार्च भी एक रिजर्व पॉलीसेकेराइड है और उसका स्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम ही है, तो इस वजह से हम इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, क्योंकि होता ये स्टार्च की तरह ही है, इसका फंक्शन भी स्टार्च की तरह है।
लेकिन पाया ये एनिमल में जाता है, इस वजह से हम इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। स्टार्च वगैरह जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। और ये जो ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये ग्रैन्युलर फॉर्म में हमें पाया जाता है और लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ग्रैन्युलर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू स्टार्च, बहुत सिमिलर है। अब हम आते हैं ये एक बॉक्स के अंदर आपको कुछ बता रहा है सेल्यूलोज के बारे में। मैं आपको डायरेक्ट इसकी जो है एक डायग्राम दिखा देता हूँ। देखें, ये है सेल वॉल। सेल वॉल का जो आर्किटेक्चरल यूनिट है, जो इसका मेन कंपोनेंट है वो क्या है, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज बनता कैसा है, सेल्यूलोज बनता ऐसा है कि भाई देखें, ग्लूकोज सैकड़ों की तादाद में आएंगे और कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए वो आकर एक चेन बना देंगे सेल्यूलोज की। ठीक है, जो कि लीनियर होगी। अच्छा, अब ये ग्लूकोज की जो चेन है इसे हम कहेंगे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है, अब ये सेल्यूलोज को बनाना क्या है, सेल वॉल बनानी है, लेकिन अकेला सेल्यूलोज की चेन नहीं बनाएगी, बल्कि क्या होगा, 80 सेल्यूलोज की जो चेन है, सेल्यूलोज चेन, ये एक बनाई है मैंने, इस तरह की 80 चेन, 80 चेन आकर, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से 80 चेन आकर एक एक फाइबर बना लेंगी। ये एक फाइबर है जिसे हम कहेंगे माइक्रोफिब्रिल। ठीक है, माइक्रोफिब्रिल। अब ये बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल जमा होकर एक बड़ा एक फाइबर बना लेंगे जिसे हम कहेंगे मैक्रोफिब्रिल, और बहुत सारे मैक्रोफिब्रिल जमा होकर ये पूरी सेल वॉल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें दिखाया गया है, एक इसकी चेन भी दिखाई गई है कि बीटा ग्लूकोज की एक चेन ये रही। ठीक है, और ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है। अब ये जुड़ती क्यों है आपस में आकर, क्योंकि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, दैट्स वाई ये चेन आपस में क्या जुड़ जाती हैं। 80 चेन आकर मिलती हैं और एक माइक्रोफिब्रिल बनाती है, और इसी तरह बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल आकर मिलते हैं और एक मैक्रोफिब्रिल, एंड देन फिर क्या बन जाता है, एक सेल्यूलोज, एक सेल वॉल बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, अगर हम आगे देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, इट इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। जो कि हमारे पास मोनोसेक्राइड हैं, ग्लूकोज वगैरह, अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, हमारा सेल जब उसको ऑक्सीडाइज करता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। तो उसके बाद जो कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उसके अंदर जो है वो यूज़ करता है सेल, एटीपी के अंदर स्टोर होती है। और एनर्जी निकलती कहाँ से, वो एनर्जी निकलती है कार्बोहाइड्रेट को जब ब्रेक डाउन किया जाता है, जब ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज सब्सटेंस के तौर पर भी काम करता है, जिससे स्टार्च प्लांट के अंदर, ग्लाइकोजन हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हमने ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर जो सेल्यूलोज है, वो आपको पता है कि भाई सेल्यूलोज जो है वो आर्किटेक्चरल यूनिट है सेल वॉल का, सेल वॉल बनाता है और एज अ प्रोटेक्टिव नेचर है सेल वॉल की, और इसके अलावा प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पर भी काम करता है। जिस जैसे कि एनिमल के अंदर हम एक सेल्यूलोज देखते हैं, एक पॉलीसैकेराइड देखते हैं, इसमें काइटिन है। काइटिन जो है वो मिलकर एक्सोस्केलेटन बनाता है आर्थ्रोपोड्स का, जो कि एक प्रोटेक्टिव नेचर का होता है और सपोर्टिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है कि इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, मतलब ये है कि ये दूसरे प्रोटीन वगैरह के साथ मिलकर भी एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।